नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज SOMS, BCom विद मेजर इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, BCom CA। इकाई 3 निर्यात विक्रय अनुबंध 3.0 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप आयात विक्रय अनुबंध की प्रकृति को समझा सकेंगे, देशीय विक्रय अनुबंध तथा निर्यात विक्रय अनुबंध के बीच अंतर बता विभिन्न इकोटिस का वर्णन कर सकेंगे, प्रमुख इनकोटम्स के अंतर्गत अधिकारों तथा कर्तव्यों को समझा सकेंगे, निर्यात अनुबंधों से संबद्ध सामान्य शर्तों का वर्णन कर सकेंगे तथा विवादों को निपटाने के तरीकों को समझा सकेंगे। 3.1 प्रस्तावना। निर्यात तथा आयात व्यापार उन व्यवसायियों द्वारा किया जाता है जो विभिन्न देशों के अधिवासी हैं। माल को राष्ट्रीय सीमाएं पार करनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें अनेक भौतिक तथा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताओं को देश में लागू कानूनों तथा विनियमों लॉज एंड रेगुलेशंस का भी पालन करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निर्यात आयात व्यापार में संलग्न पक्ष अपने बीच होने वाले समझौतों की शर्तों को लिखित रूप से दें, जिससे गलतफहमी तथा विवादों से बचा जा सके। फिर भारतीय संदर्भ में यह आशा की जाती है कि निर्यातकर्ता निर्यात अनुबंध का साक्ष्य दिखाए, जिससे उसे विशेष निर्यात सुविधाएं मिल सके। इस इकाई में आप निर्यात विक्रय अनुबंध की प्रकृति और इनकोटम्स की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही आप विवाद निपटाने के तरीकों को भी समझेंगे। 3.2 निर्यात अनुबंध की प्रकृति। अनुबंध एक वैध संकल्पना लीगल कॉन्सेप्ट है। इसकी परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1871 की धारा 2H में दी गई है। सरल शब्दों में अनुबंध एक समझौता है जो वैध ढंग से प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल है। दूसरी ओर समझौता तभी होता है जब एक पक्ष ने वैध प्रस्ताव किया है और दूसरे पक्ष ने बिना किसी संशोधन के इसे स्वीकार कर लिया है। अनुबंध की यह प्रक्रिया सारी दुनिया में समान रूप से वैध है। यद्यपि प्रस्ताव तथा स्वीकृति का यह अनुक्रम वन इक्वेंस तर्कसिद्ध तथा सरल प्रतीत होता है, लेकिन कभी कभी इसमें जटिलताएं उठती हैं। आइए अब हम निर्यात व्यापार में निहित एक विशेष परिस्थिति पर विचार करें। एक निर्यातकर्ता प्रोफार्मा बीजक प्रोफॉर्मा इनवॉइस में अपनी मानक शर्तों के साथ विक्रय प्रस्ताव भेजता है। आयातकर्ता प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह उसमें क्रय के अपने मानक शर्तों की बात करता है, क्योंकि ये दोनों शर्तें अलग अलग किस्म की हैं। अतः किसी अनुबंध की रचना नहीं होती, इसलिए आयातकर्ता की स्वीकृति को वैध रूप से स्वीकृत नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे एक प्रति प्रस्ताव काउंटर ऑफर ही समझा जाएगा। लेकिन यदि निर्यातकर्ता आयातकर्ता की स्वीकृति को अपनी मानक शर्तों को बताए बिना ही उसी रूप में मान लेता है तो अनुबंध की रचना हो जाएगी। 3.2.1 अनुबंध का प्रारूप। निर्यात अनुबंधों के स्वरूप के संबंध में ऐसा कोई मानक नहीं है जिसे सारी दुनिया में मान्यता प्राप्त हो। इसके लिए किसी औपचारिक प्रलेख की आवश्यकता नहीं है जिसे दोनों पक्ष हस्ताक्षरित करें, और न ही इस पर मुद्रांकन की आवश्यकता है। यहाँ पर केवल कुछ प्रलेखीय प्रकार का साक्ष्य होना आवश्यक है, जिससे ये पता चले कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था। ये साक्ष्य पत्र, टेलेक्स संदेश, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, क्रय आदेश अथवा साख पत्र हो सकते हैं। वैध रूप से मौखिक अनुबंध भी प्रवर्तनीय हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में चूंकि अनेकों निर्यात सेवा संगठनों तथा नियामक एजेंसियों के आगे अनुबंध साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है, इसलिए निर्यातकर्ता के पास अनुबंध संबंधी लिखित साक्ष्य होना अनिवार्य है। 3.2.2 देशीय विक्रय अनुबंध और निर्यात विक्रय अनुबंध में अंतर। देशीय तथा निर्यात अनुबंधों के बीच एक प्रमुख अंतर निर्यात अनुबंधों को प्रशासित करने वाले उपयुक्त कानूनों की पहचान करना है। ये समस्या देशीय विक्रय अनुबंधों के साथ नहीं है, क्योंकि भारत के उपयुक्त कानून सदैव भारतीय कानून ही होगा। जहाँ तक देशीय व्यापार के अंतर्गत लेन देन का प्रश्न है, वहाँ प्रत्येक देश की अपनी अपनी वैध कानून व्यवस्था होगी। लेकिन निर्यात व्यापार के समय निर्यातकर्ता तथा आयातकर्ता के अलग अलग दो राष्ट्र हैं। अतः प्रश्न यह उठता है कि किस देश का कानून निर्यात अनुबंध पर लागू होगा। यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, लेकिन जिस सिद्धांत का सामान्यतः अनुसरण किया जाता है वह ये है कि अनुबंधों के दोनों पक्ष एक विशेष देश के कानून का पालन करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो। कानूनी अनुपालन के लिए चुना गया देश या तो आयातकर्ता या निर्यातकर्ता का देश होगा। विशेष परिस्थितियों में कानून के इस काम के लिए एक तीसरे देश को चुना जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे देश की इस अनुबंध में कुछ न कुछ भागीदारी हो। उदाहरण के लिए चुना गया देश वो देश हो सकता है जहां आयातकर्ता द्वारा आयातित माल भेजा जाएगा।
ऐसी स्थिति में जब अनुबंध पक्ष लागू होने वाले कानून का उल्लेख करे तब न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि किस देश का कानून लागू होगा। कुछ मुद्दे जिस पर न्यायालय विचार करता है इस प्रकार हैं। वह स्थान जहां अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए पक्षों के व्यावसायिक स्थान तथा वह भाषा जिसमें अनुबंध लिखा गया है। लेकिन इन दिनों न्यायालय सामान्यतः उसी देश के कानून को उपयुक्त कानून प्रॉपर लॉ मानता है जो अनुबंध के विवाद को निपटाएगा। उसी देश में माल को भेजा जाएगा क्योंकि निर्यात व्यापार में अधिकांशतः माल की आपूर्ति निर्यातकर्ता के देश में ही दी जाती है। सामान्यतः जब निर्यात किया जाने वाला माल निर्यातकर्ता देश के ही मालवाहक को सौंपा जाता है, अतः निर्यातक देश का कानून ही लागू करने योग्य होगा। 3.3 अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध शब्दावलियाँ। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी विभिन्न देशों के होते हैं, इसलिए सभी संबद्ध पक्षों विशिष्ट शब्दों की शब्दावली को समान रूप से बोलचाल में लाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपसी विवाद अवश्य उठेंगे। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पेरिस ने इनकोटिम्स शब्दावली विकसित की है। साधारण रूप से यह शब्दावली निर्यात आयात सौदों में व्यवहृत की जाती है। इस शब्दावली को अपनाने के बाद इसका कई बार संशोधन किया जा चुका है और व्यवहार में आने वाले व्यापारिक व्यवहारों को शब्दावली में शामिल किया गया है। प्रचलित इनकोटिम्स संस्करण को सन 1990 में प्रकाशित किया गया है। इनकोटिम्स या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शब्दावली लगभग सारी दुनिया में व्यवहृत की जाती है। समाजवादी देश सोवियत संघ तथा चीन भी कोड का प्रयोग करते हैं। नीचे संक्षेप में हम उनकी विवेचना करेंगे। 1. फैक्ट्री कीमत एक्सवर्क्स। इसका अर्थ यह है कि माल विक्रेता ने माल की पूर्ति करने का अपना दायित्व उस समय पूरा कर लिया जब उसने क्रेता के लिए अपने कारखाने में ही बेचे गए माल को उपलब्ध करा दिया। आपूर्ति का स्थान कारखाना, गोदाम आदि हो सकता है। क्रेता माल को वहां से निर्धारित स्थान तक ले जाने के समय सभी व्ययों तथा कठिनाइयों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। इस तरह इस शब्द से विक्रेता के लिए न्यूनतम दायित्व का बोध होता है। 2. निःशुल्क वाहक फ्री कैरियर PCA। इसमें विक्रेता का दायित्व उस समय पूरा हो जाता है जब उसने क्रेता द्वारा माल को बताए गए उसके स्थान तक पहुंचा दिया है। यदि क्रेता ने माल को लेने का कोई निश्चित स्थान नहीं बताया है, तब ऐसी स्थिति में विक्रेता उस क्षेत्र या सीमा के अंतर्गत किसी स्थान पर माल की आपूर्ति करेगा जहां करार के अनुसार क्रेता माल को अपने अधीन करेगा। इस शब्द का उपयोग किसी भी वाहन के लिए भी हो सकता है। 3. पोतघाट तक निःशुल्क फ्री अलोंगसाइड शिपवर्स। इसका अर्थ यह है कि माल विक्रेता आपूर्ति संबंधी अपना दायित्व माल के घाटे पर जहाज के पास रखने या पोत लदान के पोत पर मालबोट लाइटर में रखने के उपरांत पूरा कर लेता है। हाँ, विक्रेता ने उसी बंदरगाह पर माल पहुंचाया है जिसका नाम क्रेता बता चुका है। क्रेता को उस समय के बाद से सभी व्यय, क्षति या माल की हानि का उत्तरदायित्व वहन करना होगा। 4. पोततल पर निःशुल्क फ्री ऑन बोर्ड फॉब। इसका अर्थ यह है कि माल विक्रेता ने माल आपूर्ति संबंधी दायित्व को उस समय पूरा कर लिया जब उसने नामांकित बंदरगाह पर माल को जहाज तल पर ले जाने के लिए जहाज की रेल पटरियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद की क्षति, हानि, व्यय संबंधी सारा भार माल विक्रेता को सहना होगा। 5. लागत तथा भाड़ा कॉस्ट एंड फ्रेट CFR। इसका अर्थ यह है कि माल विक्रेता माल को नामांकित गंतव्य बंदरगाह तक पहुंचने की सारी लागत तथा वाहन लागत का भुगतान करे। इस स्थान तक माल को सौंपने के बाद माल की क्षति, उसके क्षतिग्रस्त होने या खोने की जिम्मेदारी माल क्रेता को उठानी पड़ेगी। इस नियम का उपयोग केवल सामुद्रिक तथा देशीय जलमार्ग वहन के लिए ही किया जा सकता है। लागत बीमा तथा भाड़ा कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें विक्रेता का वही दायित्व है जो लागत तथा भाड़ा वाली शर्तों के अंतर्गत आता है। अंतर केवल इतना ही है कि माल विक्रेता माल परिवहन के समय संभावित हानि या क्षति से सुरक्षा के लिए माल क्रेता को खतरों से बचाने के लिए एक बीमा पॉलिसी लेगा। इस नियम का उपयोग केवल सामुद्रिक तथा देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए किया जा सकता है। 7. परिवहन भुगतान कैरेज पाल टू CPT। इसका अर्थ यह है कि माल विक्रेता नामांकित स्थान तक माल पहुंचाने के सभी व्ययों को चुकता करेगा। माल को मालवाहक के अधीन 8 करने के फलस्वरूप माल के क्षतिग्रस्त होने या खो जाने की सारी जिम्मेदारी क्रेता के पास से विक्रेता के पास चली जाती है। परिवहन तथा बीमा भुगतान कैरेज एंड इंश्योरेंस। इसके अंतर्गत विक्रेता का वही दायित्व है जो परिवहन भुगतान वाली शर्तों के अंतर्गत हैं। बेचे गए माल के संबंध में परिवहन के समय एक सुरक्षा बीमा पॉलिसी लेनी होगी। ये बीमा माल की हानि तथा उसमें क्षतिग्रस्त होने के बचाव के लिए है। इस शब्द का प्रयोग माल परिवहन की किसी भी पद्धति के लिए किया जा सकता है।
जिसमें बहुराष्ट्रीय परिवहन भी शामिल हैं। 9. सीमा पर माल की आपूर्ति, डिलीवर्ड एट फ्रंटियर्स DAF। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता उस समय अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है जब उसने माल की सुपुर्दगी निर्यात संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बताए गए स्थान, परंतु सीमा शुल्क सीमा के पूर्व, पर कर दी है। इस शब्द का प्रयोग तब होगा जब माल रेल अथवा सड़क परिवहन द्वारा ढोया जा रहा हो, लेकिन परिवहन की किसी भी विधि के लिए इसका व्यवहार किया जा सकता है। 10. पोततल की आपूर्ति, डिलीवर्ड एक्स शिप्स देश। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता आपूर्ति संबंधी अपने दायित्व को तब पूरा कर लेता है जब उसने पोत तल पर क्रेता के लिए आपूर्ति सुलभ कर दी है, लेकिन आयात संबंधी गंतव्य बंदरगाह में कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया है। इस प्रकार माल के विक्रेता को गंतव्य बंदरगाह तक माल को पहुंचाने के संबंध में सारे जोखिम उठाने होंगे। इस शब्द का प्रयोग सिर्फ सामुद्रिक परिवहन या देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए किया जा सकता है। 11. सुपुर्दगी जहाजी घाट तक कर चुकता, डिलीवर्ड एक्स क्वाई ड्यूटी पेड DEQ। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता आपूर्ति संबंधी अपना दायित्व उस समय पूरा कर लेता है जब वह नामांकित बंदरगाह पर माल को क्रेता के लिए सुलभ करा देता है। विक्रेता को आपूर्ति करने के लिए सभी खतरों तथा लागत को सहना पड़ता है। इस शब्द का प्रयोग सामुद्रिक तथा देशीय जल परिवहन के लिए किया जा सकता है। 12. कर चुकता के बिना सुपुर्दगी, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड DDU। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता आपूर्ति संबंधी अपने दायित्वों से तब मुक्त हो जाता है जब आयातकर्ता देश के नामांकित स्थान पर माल को उपलब्ध करा देता है। विक्रेता को इस स्थान तक माल लाने में सभी खतरों तथा लागत का भार वहन करना होगा, जिसमें आयात पर शुल्क, कर तथा अन्य परिव्यय शामिल नहीं हैं। आयात वाले देश की व्यवस्था के अनुसार सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने में आए लागतों का भार भी विक्रेता को वहन करना होगा। परिवहन की सभी पद्धतियों लिए इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है। 13. सुपुर्दगी कर चुकता, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड DDP। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता आपूर्ति के अपने दायित्वों से उस समय मुक्त हो जाता है जब वह आयात वाले देश में निश्चित स्थान पर माल को सुलभ करा देता है। माल को नियत स्थान पर पहुंचाने में आए सभी खतरों तथा लागत को विक्रेता वहन करता है। इसमें शुल्क, कर तथा अन्य प्रकार के खर्चे शामिल हैं। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवहन के लिए किया जा सकता है। इंकोटम्स प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता के अधिकारों तथा दायित्वों का उल्लेख करता है, अतः प्रत्येक पक्ष ये ठीक जानता है कि उसे क्या करना है तथा वह दूसरे पक्ष से क्या अपेक्षा रखता है। फलतः गलतफहमी तथा विवादों की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन एक बात आप अवश्य ध्यान में रखें कि इंकोटम्स कोई संधि समझौता नहीं है जो व्यापार राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया हो। यह मात्र एक प्रलेख है जिसे एक व्यावसायिक संगठन ने बनाया है, अतः निर्यात अनुबंध में इंकोटम्स को लागू करने के लिए अनुबंध के पक्षों को विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए ताकि वे अपने अनुबंध की व्याख्या इंकोटम्स के अनुरूप कर सके। 3.4 प्रमुख इंकोटम्स के अंतर्गत अधिकार एवं कर्तव्य। आपने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शब्दावली के विषय में जानकारी प्राप्त की है। अब हम आपको संक्षेप में दो प्रमुख शब्दों जैसे FOB पोततल पर निःशुल्क तथा CIF लागत बीमा तथा भाड़ा में निहित व्यवस्थाओं के विषय में विचार करेंगे। FOB पोत लदान का नामांकित बंदरगाह अनुबंध। FOB अनुबंध के अंतर्गत निर्यातकर्ता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। I अनुबंधित माल की आपूर्ति विक्रय अनुबंध के अनुरूप तथा क्रेता द्वारा नामांकित पोत तल तथा नामांकित बंदरगाह पर माल की सुपुर्दगी देना। E ऐसे समय तक माल की सारी लागत तथा खतरों को सहना जब तक प्रभावी ढंग से माल को पोत के रेल पटरियों तक न पहुंचा दिया गया हो। E अपने खर्चे पर स्वच्छ सीमा शुल्क संबंधी प्रलेखों कस्टमरी क्लीन डॉक्यूमेंट्स को सुलभ कराना जो प्रलेख माल की सुपुर्दगी के साक्ष्य होंगे। आयातकर्ता के कर्तव्यों में निम्नलिखित बातें आती हैं। I आवश्यक पोत लदान के लिए स्थान का आरक्षण करना तथा उचित ढंग से इस बात की निर्यातकर्ता को देना। सूचना। E जब तक माल पोत के रेल पटरियों पर प्रभावी ढंग से न पहुंच गया हो उस समय तक सभी लागत तथा माल के सभी खतरों को सहन करना तथा अनुबंध के अनुसार मूल्यों का भुगतान करना। CIF बीमा भाड़ा गंतव्य बंदरगाह अनुबंध। अनुबंध के अंतर्गत निर्यातकर्ता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। I अनुबंध के अनुरूप माल की आपूर्ति अपने खर्च पर साधारण ढंग से पोत पर स्थान को सुरक्षित करना तथा वाहन व्यय राशि का भुगतान करना। E अपने खतरे और खर्च पर माल के निर्यात के लिए उन सभी सरकारी अनुमोदनों ऑथराइजेशन को प्राप्त करना जो निर्यात के लिए आवश्यक हैं। E
पोत परिवहन बंदरगाह पर अपने खर्च से माल को पोत तल पर लदवाने तथा निर्यातक को अपने खर्च पर एक सामुद्रिक बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए जो हस्तांतरणीय हो और जिसका मूल्य CIF लागत, बीमा तथा भाड़ा के बराबर हो तथा 10% अतिरिक्त हो। निर्यातक को उस समय तक माल से संबंधित सभी खतरों को अपने ऊपर लेना चाहिए जब तक माल पोत तल पर ले जाने वाली रेल की पटरियों के पार नहीं चला जाता। उस क्रेता को एक स्वच्छ परक्राम्य जहाजी बिल्टी क्लीन नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग देना चाहिए। आयातकर्ता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। निर्यातक द्वारा दिए जाने वाले प्रलेख यदि विधिमान्य प्रलेख के अनुरूप हों तो उसे स्वीकार करके उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। गंतव्य बंदरगाह पर माल को प्राप्त करना चाहिए तथा भाड़ा तथा सामुद्रिक बीमा व्ययों को छोड़कर सारे व्यय का भार उठाना चाहिए जो व्यय माल की धुलाई पर करने पड़े हों। बंदरगाह में माल ढोने के लिए माल को रेल पटरियों से चले जाने के बाद माल संबंधी सभी खतरों को उठाना चाहिए। 3.5 निर्यात अनुबंधों में सामान्य शर्तें। निर्यात अनुबंध की विषय वस्तु का उल्लेख करता है। इसके साथ ही उसमें उन संबंधित पक्षों के अधिकारों की भी चर्चा होती है जिसके मुकाबले दूसरे पक्ष ने अपने अनुबंधित दायित्वों का निर्वाह नहीं किया है। वैध कारणों से इस व्यवस्था के अपवाद भी हैं। निर्यात व्यापार में माल के संचालन में कुछ खतरे और लागत निहित हैं। परिवहन के समय में माल के खोने, उपे चुराए जाने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो सकती है। अनुबंध में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कौन सा पक्ष किस सीमा तक इसके दायित्व का भार उठाएगा। इसी तरह माल का वास्तविक फिजिकल रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान में संचालित किए जाने में खर्च आते हैं। इन खर्चों को उठाने के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? अनुबंधों के माध्यम से इन मुद्दों को निपटाना होगा। अधिकांश निर्यातकों ने निर्यात के लिए मानक शर्तों को विकसित किया है जिसे निर्यात अनुबंध में शामिल किया जाना चाहिए। इससे दिन प्रतिदिन के निर्यात संचालनों में सरलता आते हैं। सामान्य शर्तों की जटिलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि किस चीज़ का निर्यात किया जा रहा है। यदि निर्यात मानक वस्तुओं, रेडीमेड कपड़े, हस्तशिल्प की वस्तुएं या हल्के किस्म के इंजीनियरिंग की समान हैं, तो सामान्य शर्तों से काम चल जाएगा जो पर्याप्त होगा। दूसरी तरफ पेट्रोकेमिकल संयंत्र की बिक्री अनुबंध के विस्तार को लिखित रूप देने के लिए सैकड़ों पृष्ठ चाहिए। भारत से जिन अधिसंख्यक वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है उनके लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दे होने चाहिए। 1. पक्षों के नाम। 2. उत्पादों का विवरण। 3. गुणवत्ता। 4. प्रति इकाई मूल्य। 5. कुल मूल्य। 6. भुगतान की मुद्रा। 7. कर तथा शुल्क, टैक्स एंड चार्जेस। 8. पैकिंग। 9. विपणन और लेबल करना। 10. परिवहन की विधि। 11. सुपुर्दगी स्थान तथा समय। 12. बीमा। 13. निरीक्षण। 14. प्रलेखन। 15. भुगतान की पद्धति। 16. साख की अवधि यदि कोई हो। 17. वारंटीज। 18. खतरे का दायित्व भार। 19. संपत्ति का दायित्व भार। 20. निर्यात आयात लाइसेंस की उपलब्धता अनुपलब्धता। 21. अपरिहार्य घटनाएं फोर्स मैजर। 22. विवादों का निपटारा। 23. अनुबंध का उपयुक्त कानून। 24. क्षेत्राधिकार। भारतीय विवाचन परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने की है, जिसने भारतीय निर्यातकों से लाभ के लिए आदर्श अनुबंध फॉर्म मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म विकसित किया है। यह आदर्श अनुबंध फॉर्म उन अधिकांश लघु तथा मध्य स्मॉल एंड मीडियम उपक्रमियों एंटरप्राइजेस के लिए उपयुक्त हैं जो मानक उत्पाद का निर्यात करते हैं। 3.6 विशेष प्रकार के अनुबंध। आप ये जानते हैं कि लागू होने वाला कानून दो पक्षों में से किसी एक पक्ष का चालू कानून हो सकता है या किसी तीसरे पक्ष के यहाँ प्रचलित कानून भी हो सकता है। यदि भारतीय कानून लागू किया जाता है तो वह भारतीय अनुबंध होगा, जिसमें यह व्यवस्था होती है कि यदि अनुबंध के पक्ष विशेष व्यापारिक शर्तों का उपयोग करते हैं तो अपनाए गए अनुबंध में अभिव्यक्त व्यवस्था द्वारा पक्षों के कर्तव्य तथा दायित्वों में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरे देश के कानूनों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। सदियों से विभिन्न देशों के न्यायालयों ने व्यापार अनुबंधों की व्याख्या की है, जिसके कारण कुछ अनुबंध शब्दों की व्याख्या स्वीकृत की गई है, जैसे FOB तथा CIF। अब हम इन दो प्रकारों के अनुबंधों के प्रमुख विशेषताओं के विषय में विचार करेंगे। FOB FOB जहाज तल पर निःशुल्क अनुबंध। जहाज तल पर निःशुल्क अनुबंध FOB के अंतर्गत विक्रेता का ये कर्तव्य होता है कि वो अनुबंधित माल को क्रेता द्वारा सुनिश्चित पोत तल पर पहुंचा दे, लेकिन कभी कभी सुविधा के कारण निर्यातक वाहक से स्वयं संपर्क स्थापित कर सकता है।
इन दोनों ही स्थितियों में निर्यातकर्ता द्वारा भाड़े का भुगतान किया जाता है। निर्यातकर्ता का दायित्व उस समय समाप्त हो जाता है जब वो वाहक को माल की सुपुर्दगी कर देता है। पोत तल पर निःशुल्क अनुबंध के विधीय आशय इस प्रकार हैं। वाहक को माल की सुपुर्दगी दे देने पर सुपुर्दगी का कार्य पूरा हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वाहक को सुपुर्दगी देना क्रेता को सुपुर्दगी देना है। इसे केवल उस स्थिति में ऐसा नहीं समझा जाएगा जब विक्रेता ने माल से निपटने का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया है। पोत पर निःशुल्क अनुबंध के अनुसार माल को वाहन तल पर लादे जाने तक के सभी खर्च माल विक्रेता को ही देने हैं। जब सुपुर्दगी का कार्य पूरा हो जाता है अर्थात जब माल वाहन पर लाद दिया जाता है, तब माल में निहित सभी खतरे विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाते हैं। सामान्यतः माल का स्वामित्व सभी खतरों के साथ निर्यातकर्ता से आयातकर्ता को हस्तांतरित हो जाना चाहिए। अनुबंध में विशिष्ट व्यवस्था द्वारा स्वामित्व के हस्तांतरण को रोका जा सकता है। 5. जब सुपुर्दगी का कार्य समाप्त हो जाता है तो भुगतान देय हो जाता है। सामान्य रूप से यह अनुबंध रहता है कि माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को तभी हस्तांतरित किया जाएगा जब संबद्ध भुगतान शर्तों को अनुबंधित दायित्वों के तहत पालन किया जा चुका हो। उदाहरण के लिए, उस विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज की स्वीकृति जो जहाजी बिल्टी या वायुमार्ग बिल्टी के साथ सुपुर्द की गई है। इसके दो निम्नलिखित कारण हैं। 1. यदि पोत पर स्थान उपलब्ध नहीं है तो निर्यातक माल का निर्यात करने में सक्षम नहीं होगा। FOB अनुबंध में जलपोत पर स्थान का आरक्षण कराना आयातकर्ता का दायित्व है, अतः ये दोष क्रेता का है। 2. निःशुल्क अनुबंध FOB में पोत तल पर भाड़े में बढ़ोतरी का जोखिम आयातकर्ता को ही सहन करना होगा। यद्यपि FOB अनुबंध के आधार पर विक्रम अपेक्षितः आयातकर्ता के लिए आसान है, लेकिन ये देश के लिए कुल मिलाकर ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे अनुबंध के अनुसार आयातकर्ता ही माल के पोत परिवहन तथा बीमा की व्यवस्था करेगा। वो इन मुद्दों पर अपने देश की स्थानीय कंपनियों को ही व्यवसाय के अवसर प्रदान करेगा। परिणामस्वरूप भारत के पोत परिवहन, शिपिंग, वायुमार्ग वाहन तथा बीमा कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में व्यावहारिक हानियां उठानी पड़ेगी। लागत बीमा तथा भाड़ा अनुबंध सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट CI एक अनुबंध में आयातकर्ता का ये दायित्व है कि वह माल के लिए पोत तल पर स्थान तथा बीमा की व्यवस्था कराए। उसकी यह जिम्मेदारी FOB अनुबंध के अतिरिक्त है। CIF अनुबंध इससे थोड़ा जटिल है क्योंकि इस अनुबंध में 3 अनुबंध निहित हैं, जैसे विक्रय अनुबंध, भाड़ा संबंधी अनुबंध तथा बीमा संबंधी अनुबंध। इसके बाद सदियों से व्यवहृत किए जाने के कारण लागत बीमा तथा भाड़ा अनुबंध की प्रकृति में विश्व के न्यायालयों में व्याख्या के कारण विकास हुआ है। CIF अनुबंध के उद्देश्य में से एक प्रमुख उद्देश्य है परिवहन के समय केवल पोत परिवहन प्रलेखों के आधार पर पुनर्विक्रय को सुलभ करना। पोत परिवहन प्रलेख शिपिंग डॉक्यूमेंट्स माल के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के निमित्त माल का भौतिक या वास्तविक हस्तांतरण आवश्यक नहीं है। अतः ये कहा जाता है कि कानूनी रूप से CIF लागत बीमा तथा भाड़ा अनुबंध माल विक्रय का अनुबंध नहीं है, बल्कि यह माल से संबद्ध प्रलेख की बिक्री का अनुबंध है। CIF अनुबंध के अंतर्गत क्रेता को पोत परिवहन प्रलेख को हस्तगत करने का अधिकार है, न कि माल को। विक्रेता पोत परिवहन संबंधी प्रलेखों की प्रस्तुति के आधार पर ही कीमत के भुगतान का दावा कर सकता है। लागत बीमा भाड़ा CIF अनुबंध के प्रमुख कानूनी या विधीय आशय निम्नलिखित हैं। विक्रेता को भाड़ा अनुबंध प्राप्त करना होता है, जिससे वो नामांकित बंदरगाह में निर्धारित या अपेक्षित तिथि पर माल की पोत लदाई करने में सक्षम हो सकेगा। उसे पोत तल पर ही माल की सुपुर्दगी देनी होगी। पोत परिवहन प्रलेखों को एकत्रित करना होगा तथा उसे आयातकर्ता के पास भेजना होगा। उसे बीमा अनुबंध को भी प्राप्त करना होगा जो पोत वाहन से भेजे जाने वाले माल के जोखिमों से बचाव करे। यह आयातकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार होगा। आयातकर्ता उन्हीं प्रलेखों के आधार पर भुगतान करेगा जो उसे प्रदान किए गए हैं। उसे यह अधिकार है कि वो प्रलेखों का परीक्षण करे या उन्हें अस्वीकृत कर दे। सामान्यतः माल का स्वामित्व पोत परिवहन से ही हस्तांतरित नहीं हो जाता। माल का स्वामित्व हस्तांतरित तब होता है जब क्रेता को जहाजी बिल्टी बिल ऑफ लेडिंग दे दी जाती है और उसे मालों से निपटने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो संपत्ति क्रेता प्राप्त कर रहा है वो शर्तशुदा हो। निर्यातकर्ता का कर्तव्य उस समय समाप्त हो जाता है जब माल पोत पर लाद दिया गया हो। इसके बाद माल का जोखिम आयातकर्ता को हस्तांतरित हो जाता है, यद्यपि भाड़ा तथा बीमा किस्त का भुगतान निर्यातकर्ता ने किया है।
लागत बीमा भाड़ा सिर्फ अनुबंध की रचना इस प्रकार की होती है कि यदि क्रेता ये जानता है कि माल खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तब वह भुगतान के दायित्व से बाहर नहीं जा सकता। आयातकर्ता को दो प्रकार के उपचार रेमेडी उपलब्ध हैं। क भाड़ा संबंधी अनुबंध के तहत उसे पोतस्वामी से क्षतिपूर्ति मिलेगी, अथवा ख बीमा पॉलिसी के तहत उसे बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। 3.7 अनुबंध का विफलीकरण फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा हो सकता है कि अनेक ऐसी घटनाएं घटे या उत्पन्न हों जिस पर पक्षों का कोई नियंत्रण संभव न हो तथा अनुबंधित दायित्वों को पूरा करना असंभव हो जाए। ऐसी घटनाओं के उदाहरण हैं युद्ध, देश के भीतर नागरिक उत्पात या गड़बड़ी, बाढ़, अग्निकांड या बंदरगाहों में हड़ताल या कारखानों में बंदी। सामान्य कानून कॉमन लॉ के देशों में, मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडलीय देशों में, इन परिस्थितियों को विफलीकरण अनुबंध फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। इसके समकक्ष बोध को सामान्य नागरिक विधि वाले देशों सिविल लॉ कंट्रीज, मुख्यतः पश्चिमी यूरोप में अपरिहार्य घटना फोर्स मैजर के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों से किए जाने वाले व्यापार हेतु व्यवहार किए जाने वाले शब्द को राहत रिलीफ कहते हैं। यदि इन घटनाओं के कारण संबद्ध पक्ष वो कार्य नहीं कर सकता जिसकी अपेक्षा उस अनुबंध के अंतर्गत उससे की जाती है, तब अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है और संबद्ध पक्ष दूसरे पक्ष को हर्जाना चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अतः विधि लीगल विशेषज्ञों का कहना है कि अनुबंध में ही उन घटकों का विशेष उल्लेख होना चाहिए जो घटक पक्षों द्वारा नियंत्रण के बाहर हैं और जिन्हें अपरिहार्य घटना फोर्स मैजर कहा जाता है। 3.8 विवाद निपटान की पद्धतियाँ। बहुत से कारणों से आयातक तथा निर्यातक के बीच विवाद उठते हैं, जिसका साधारण कारण गुणवत्ता क्वालिटी है। अधिकांश अनुबंध शर्तों के अंतर्गत आयातक को माल के निरीक्षण का अवसर तभी मिलेगा जब प्रेषित माल कंसाइनमेंट उसके पास पहुंच चुका हो और उस समय तक संभवतः उसने निर्यातक को माल की कीमत चुका दी हो। अतः निरीक्षण में यदि आयातक ये पाता है कि प्राप्त माल अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो माल को रद्द कर देगा और हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करेगा। विवाद के दूसरे कारण है समय पर माल का पोतलदान न करना। बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के कारण माल का पोतलदान करने से इनकार करना, निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए सरकारी विनियमों का लागू होना आदि। विवाद को निपटाने की दो मान्य विधियां हैं, जैसे मुकदमेबाजी लिटिगेशन तथा मध्यस्थता आर्बिट्रेशन। मुकदमेबाजी में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे इसमें खर्च अधिक पड़ता है तथा अंतिम निर्णय अनिश्चित होता है। अतः ये तरीका व्यापारिक विवाद को निपटाने के लिए ठीक नहीं है। मुकदमेबाजी की आधारभूत सीमाएं निम्नलिखित हैं। न्यायालय की प्रक्रिया लोकोक्तीय रूप से धीमी होती है तथा औपचारिकताओं से भरी होती है। अनावश्यक रूप से विशेषज्ञ गवाहों तथा अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। पक्षों को असुविधा होती है। लोगों के बीच प्रतिकूल छवि बनती है। व्यापारिक संबंधों में कड़वाहट आती है तथा संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं। विभिन्न देशों के कानूनों तथा कानूनी कार्यवाहियों के तरीकों से अनभिज्ञता। इन सीमाओं के कारण विभिन्न विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा मिलता है। मध्यस्थता से मिलने वाले आधारभूत लाभ निम्नलिखित हैं। शीघ्रता क्विकनेस। मध्यस्थता में मुकदमेबाजी की तुलना में अति शीघ्र फैसला होता है। ये पक्षों की इच्छाओं के अनुसार इतनी तेजी से विवाद को निपटा सकती है जितनी तेजी से पक्ष चाहेंगे। ये किसी विशेष मामले की प्रकृति तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थों आर्बिट्रेटर को मुद्दों की प्राप्ति के बाद 4 महीने के भीतर अपना निर्णय सुना देना पड़ता है। सामान्य रूप से मध्यस्थों के जिम्मे किए गए मामले को 4 महीने से लेकर 1 साल की अवधि में निपटाया जाना चाहिए। अल्प व्यय का होना इनएक्सपेंसिवनेस। मध्यस्थता में आय खर्च तथा लागत भी मुकदमेबाजी से कम होती है। मध्यस्थता शुल्क साधारणतः दावा मूल्य के लगभग 2% होता है अथवा सांस्थानिक मध्यस्थता इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की स्थिति में इससे भी कम। दूसरे आकस्मिक खर्चे भी अल्प और संयत मॉडरेट होते हैं। सद्भावना का संवर्धन प्रमोट्स गुडविल। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जो सद्भावना को बढ़ाती है तथा दो पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों को संपुष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। मध्यस्थ एक व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों द्वारा चुना जाता है और जिसका आधार दोनों पक्षों के बीच उसके प्रति विश्वास होना है। विवेकपूर्ण तथा सजातीय निर्णय साउंड एंड कॉग्निटिव डिसीजन। मध्यस्थता की स्थिति में यह संभव है कि मध्यस्थता के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए जिसे किसी विशेष व्यापार कोटि का ज्ञान हो।
इससे विशेषज्ञ गवाहों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है जो न्यायाधीश को जानकारी देने अथवा व्यापारिक रीति रिवाजों तथा व्यवहारों की जानकारी सुलभ बनाने के लिए आवश्यक है। गोपनीयता, प्रिवेसी, मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही सभी लोगों के लिए नहीं होती तथा पंचों के निर्णय न्यायालय निर्णयों की तरह रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं होते। अतः मध्यस्थता दोनों पक्षों के व्यापारिक रहस्यों की गोपनीयता को बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में मध्यस्थता निर्यातक अथवा आयातक के देश में संपन्न की जा सकती है। अतः एक ऐसी विधीय प्रणाली, लीगल सिस्टम, का होना आवश्यक है जो अन्य देशों में दिए गए मध्यस्थ निर्णय को मान्यता प्रदान करा सके तथा उसे लागू करवा सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1957, जो विदेशी मध्यस्थ निर्णायकों को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया था, 40 देशों द्वारा मान्य ठहराया गया है। यह मध्यस्थ निर्णयों को मान्यता प्रदान करता है तथा उन्हें लागू करता है जो मध्यस्थ कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों में दिए गए हों। भारत में विदेशी निर्णयों को लागू करने के संबंध में प्रचलित कानून उन देशों को जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के पक्षधर हैं, उन्हें अपने यहाँ कन्वेंशन द्वारा बनाए गए विधानों को कार्यान्वित करने के लिए समरूप कानून बनाने पड़ते हैं। भारत ने भी, जो जेनेवा कन्वेंशन 1927 तथा न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 का सदस्य है, अपने यहाँ मध्यस्थता, प्रोटोकॉल तथा कन्वेंशन अधिनियम 1937 तथा विदेशी निर्णय मान्यता तथा प्रवर्तन, रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट 1961 को पारित कर लिया है, जिसके द्वारा कन्वेंशन के विधानों को प्रभावकारी बनाया जाता है। दोनों अधिनियमों को उन देशों में दिए गए निर्णयों के संबंध में लागू किया जाता है जिसकी अधिसूचना समय समय पर संबद्ध अधिनियमों के अंतर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित होती रहती है। भारत में प्रवर्तन, प्रोसीजर फॉर एनफोर्समेंट इन इंडिया संबंधी कार्यविधि, कोई भी व्यक्ति जो विदेशी निर्णय में रुचि रखता हो उस न्यायालय को लिखित रूप में फैसले हेतु आवेदन कर सकता है जिसे निर्णय की विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार हो। आवेदन पत्र एक मुकदमे के रूप में नामांकित तथा पंजीकृत किया जाएगा। इसमें आवेदनकर्ता वादी और अन्य पक्ष प्रतिवादी के रूप में होंगे। न्यायालय के आदेश पर पक्षों को इस आशय की सूचना दी जाएगी कि वे इस बात का कारण बताएं कि क्यों निर्णयों को दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय निर्णय के अनुसार फैसले की घोषणा करेगा। ऐसी घोषणा किए जाने के बाद न्यायालय एक डिग्री या निर्णय जारी करेगा जिसके विरुद्ध न्यायालय में पुनर्विचार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। हाँ, यदि यह डिग्री अतिरेक, एक्सेस या अवार्ड निर्णय के अनुकूल नहीं है तो आवेदन किया जा सकता है। भारतीय निर्णयों का विदेशों में लागू किया जाना, यह एक मान्य धारणा है कि भारत में लिए गए निर्णय या दिया गया अवार्ड समान रूप से उन देशों में भी लागू होगा जो देश उन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के पक्षधर हैं जिनका संबंध विदेशी निर्णयों के लागू किए जाने से है। ऐसा लागू किया जाना अपने अपने देश में प्रचलित वैध व्यवस्था के अनुसार ही होता है। लेकिन जो देश 1937 अथवा 1961 के कन्वेंशनों का अनुपालन नहीं करते या अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को मान्यता नहीं देते, उन देशों में इन निर्णयों को लागू किया जाना बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे देशों में निर्णयों का लागू किया जाना निजी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर निर्भर करेगा और इसके लिए संभवतः पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 3.9 सारांश। अनुबंध एक समझौता है जिसे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। निर्यात विक्रय अनुबंध में अनेक पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होते हैं समझौते की शर्तों को लिखित रूप देते हैं जिससे गलतफहमी तथा विवाद के अवसर न उठ सके। देशीय विक्रय अनुबंध में उपयुक्त कानून हमेशा भारतीय कानून होगा, लेकिन निर्यात अनुबंध में संबद्ध पक्ष पारस्परिक रूप से यह निर्णय करते हैं कि किस देश का कानून उनके व्यवहार के संबंध में लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या सौदे के बीच उठने वाले विवादों अथवा गलतफहमियों से छुटकारा पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल पेरिस ने LCC इकोटम्स को विकसित किया है। इकोटस ने क्रेता तथा विक्रेता के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया है। इसने इन शब्दावलियों को अपने विषय सूची में शामिल किया है: फैक्ट्री कीमत, एक्स वर्क EXW, नी शुल्क परिवहन, फ्री कैरियर FCA, पोत तक निःशुल्क, फ्री अलोंगसाइड शिप फस, पोत तल पर निःशुल्क, फ्री ऑन बोर्ड फॉब, लागत भाड़ा, कॉस्ट एंड फ्रेट CFR, लागत बीमा तथा भाड़ा, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, सिफ, भाड़ा चुकता, कैरेज पेड टू CPT, भाड़ा तथा बीमा चुकता, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू CIP, जहाज घाट तक सुपुर्दगी, डिलीवर्ड एक्स की DEQ, बिना कर चुकाए सुपुर्दगी, डिलीवर्ड ड्यूटी एंड पेड DDU, कर चुका कर सुपुर्दगी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड DDP।
इनकोटम्स लगभग सारी दुनिया में अपना लिया गया है। अधिकांश निर्यातकर्ताओं ने निर्यात अनुबंध में शामिल की जाने वाली सामान्य शर्तों को विकसित किया है। इससे दिन प्रतिदिन निर्यात व्यापार संचालन सरल होता जा रहा है। भारतीय मध्यस्थता परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ने निर्यातकों के लाभ हेतु एक आदर्श स्वरूप मॉडल फॉर्म विकसित किया है। यदि निर्यात आयात के पक्ष विशेष व्यापारिक शर्तों का व्यवहार करते हैं तो अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्यों तथा दायित्वों को अनुबंध में निहित निर्यात व्यवस्थाओं के अनुसार बदला जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ घटनाओं के घटने के कारण जो घटनाएं पक्षों के सामर्थ्य से बाहर हैं और जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अनुबंध में निहित दायित्वों को पूरा करना पक्षों के लिए असंभव हो जाता है। ऐसी घटनाओं के कुछ उदाहरण हैं प्राकृतिक विपदाएं जैसे युद्ध, बाढ़, अग्निकांड आदि। सार्वजनिक कानून वाले देशों में इन परिस्थितियों को अनुबंध का विफलीकरण फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। इस बोध को नागरिक विधि देशों में अपरिहार्य घटना फोर्स मैजर कहा जाता है। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में इसे राहत रिलीफ कहा जाता है। यदि संबद्ध पत्र अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करते तो अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। बहुत से कारणों से निर्यात व्यवसाय में विवाद उठ सकते हैं। मुकदमेबाजी तथा मध्यस्थता दोनों पर्याप्ततः मान्य विधियां हैं। इन विवादों को निपटाने के लिए समय अधिक लगने, अधिक व्यय होने तथा अंतिम निर्णय लेने में अनिश्चितता के होने के कारण मुकदमेबाजी अनुकूल विधि नहीं है। विवादों को निपटाने की दृष्टि से मध्यस्थता एक अधिक लोकप्रिय पद्धति है। मध्यस्थता से कार्य में शीघ्रता, मितव्ययिता, सद्भावना का संवर्धन तथा स्वस्थ एवं सजातीय निर्णय आदि कई लाभ प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में मध्यस्थता आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के देश में कार्यान्वित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो विदेशी मध्यस्थता निर्णय 1957 को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें लागू करने के उद्देश्य से संरचित किया गया है, 40 देशों द्वारा मान्य ठहराया गया है। ये कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों में दिए गए मध्यस्थ निर्णयों को मान्यता प्रदान करता है तथा उसे लागू करता है। भारत 1927 के जेनेवा कन्वेंशन तथा 1958 के न्यूयॉर्क कन्वेंशन का पक्षधर है। भारत ने मध्यस्थता को विधि सम्मत मान लिया है। इसके लिए 2 अधिनियम स्वीकृत किए गए हैं, प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937, प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937 तथा विदेशी निर्णय जैसे मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961, फॉरेन अवार्ड्स आई रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।